तो चलिए आज हम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मशहूर संस्मरण बाबरनामा उसके कुछ हिस्सों पर जरा विस्तार से बात करते हैं। वाह, बिल्कुल। हमारा ध्यान रहेगा हिंदुस्तान में उनके गुजारे वक्त पर, मतलब खासकर 1525 से 1529 ईस्वी के आसपास। जी। हमारे पास देखिए स्रोत तो इस ऐतिहासिक दस्तावेज का अनुवाद है और इसमें यकीनन कुछ व्याख्याएं भी शामिल होंगी। हाँ, वो तो होता ही है अनुवादों में। आज हम कोशिश करेंगे कि बाबर के ही शब्दों से, मतलब उन्हीं के लिखे से, हिंदुस्तान के बारे में उनके अनुभव, उनकी नज़र, उनके अवलोकन और उनके जो सैनिक अभियान थे उनके पीछे की सोच को समझें। और ये बहुत दिलचस्प रहेगा क्योंकि बाबर सिर्फ जैसे कहते हैं एक हमलावर नहीं थे। हाँ, कहते हैं वो चीजों को बहुत गौर से देखते थे, दर्ज करते थे, चाहे वो पानीपत जैसी बड़ी लड़ाई हो या फिर हिंदुस्तान के आम फल या जानवर। बिल्कुल, उनकी राय बहुत मायने रखती है। हाँ, तो शुरुआत यकीनन दिलचस्प होगी। और ये स्रोत इसलिए भी खास है क्योंकि ये हमें सीधे 16वीं सदी के हिंदुस्तान में ले जाता है, वो भी एक ऐसे शासक की नज़र से जिसने इस इलाके का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। सही बात है। बाबर की जो डायरी लिखने की शैली है ना, जिसमें वो तारीखें साथ साथ लिखते जाते हैं, वो घटनाओं को एक बड़ा सीधा और विश्वसनीय क्रम देती है। हाँ, तारीखों से एक ढांचा बन जाता है। जी, जैसा आपने कहा, यह सिर्फ लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है, इसमें एक व्यक्ति की जिज्ञासा है। यहाँ की जमीन कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, अच्छा प्रकृति में क्या अनोखा है, ये सब हमें जानने को मिलता है। हाँ, जैसे उनकी 5वीं चढ़ाई हिंदुस्तान पर, जिसका जिक्र वो नवंबर 1525 के आसपास करते हैं। जी हाँ। मुझे ये बात भी दिलचस्प लगी कि जैसे ही वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं उनकी भाषा में थोड़ा बदलाव नजर आता है। अच्छा, किस तरह का? वो फारसी और अरबी के वो शब्द इस्तेमाल करने लगते हैं जो शायद यहाँ ज्यादा चलते थे, जैसे फौज और डेरा। हाँ, ये शब्द तो आज भी इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि वो माहौल में ढलने की कोशिश भी कर रहे थे। बिल्कुल। और सिर्फ भाषा ही नहीं, मतलब आर्थिक पहलू भी सामने आता है। अच्छा। वो लाहौर के राजस्व से जो 20,000 शाहरुखी मिले ना, हाँ, शाहरुखी। ये उस जमाने में चलने वाला एक चांदी का सिक्का था। तो ये रकम उनके अभियान के लिए संसाधन जुटाने की उनकी क्षमता, उनकी व्यवस्था को दिखाती है। हाँ, काफी बड़ी रकम रही होगी उस समय। बहुत बड़ी। ये कोई छोटा मोटा अभियान नहीं था, इसके पीछे पूरी योजना थी, रसद थी। उनके सफरनामों में बादाम चश्मा और बारिक आब जैसे पड़ावों का जिक्र है। हाँ, मेरे पढ़ा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस लंबी और शायद मुश्किल यात्रा के असली पड़ाव थे। ये उनके संगठनात्मक कौशल को दर्शाते हैं। और सोचिए, इतनी बड़ी चढ़ाई और राजनीतिक दांव पेच के बीच हाँ, बिल्कुल। बाबर कविता लिखने का भी इस वक्त निकाल लेते थे। जिक्र है कि उन्होंने कुछ शेर कहे, हालांकि बाद में उन्हें खुद ही वो रचना खाली और कठोर लगी। अरे वाह, मतलब खुद ही आलोचना भी कर ली। हाँ, और फिर उनका वो पछतावा, कुरान की आयत पढ़ना और गुस्से में या शायद ग्लानि में अपनी कलम तोड़ देना, ये उनके अंदर का जो द्वंद्व है ना, वो दिखाता है। एक तरफ सिपह सालार, दूसरी तरफ एक भावुक इंसान। उनका व्यक्तित्व वाकई कई परतों वाला था। एक तरफ वो शासक हैं जो सिंध और बिहित यानी झेलम नदी जैसी बड़ी नदियां पार कर रहे हैं। जी, वली किजिल जैसे स्थानीय सरदारों से निपट रहे हैं, जो दिखाता है कि उन्हें सिर्फ बड़ी ताकतों से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे स्थानीय शत्रुओं से भी जूझना पड़ रहा था। हाँ, जमीनी हकीकत यही थी। बिल्कुल। दूसरी तरफ वो बालनाथ जोगी की पहाड़ी जैसे विशिष्ट धार्मिक या भौगोलिक स्थलों को भी नोट कर रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ रास्ते का जिक्र नहीं है, ये उस जमीन के चरित्र को समझने की एक कोशिश लगती है। मिलवट किले पर कब्जा और वहां के सरदार गाजी खान से निपटना भी एक अहम पड़ाव था। हाँ, मिलवट का किला। और हाँ, गजनी में हुई शराब की महफिल का जिक्र। ये उनके निजी जीवन की एक झलक देता है जो हमेशा जंग के मैदान जैसा सख्त नहीं था। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का पल भी था। फिर कुटिला किले की मजबूती का वर्णन, जहाँ पेड़ों से बना एक अस्थायी पुल इस्तेमाल होता था। पेड़ों से बना पुल। हाँ, ये उस दौर की किलेबंदी की देसी तकनीकों का दिलचस्प उदाहरण है। वाकई। और जैसे जैसे वो पानीपत की तरफ बढ़े, उनकी सैन्य रणनीति और साफ होती गई। सेना की गिनती करवाना और बचाव के लिए गाड़ियों को एक खास तरीके से इकट्ठा करना, जिसे स्रोत में रूमी तरीका कहा गया है। रूमी तरीका, ये क्या था? ये असल में उस्मानी तुर्कों से सीखी गई तकनीक थी। इसमें गाड़ियों को जंजीरों से बांधकर एक रक्षात्मक दीवार जैसी बना ली जाती थी। अच्छा। और उसके पीछे तोपें और बंदूकची तैनात होते थे। ये इब्राहिम लोदी की जो परंपरागत सेना थी ना, हाँ, उसके लिए बिल्कुल नया था। जाहिर है उन्होंने पहले ऐसा देखा नहीं होगा। बिल्कुल। बाबर इब्राहिम की सेना की तुलना उज़्बेकों से करते हुए ये भी कहते हैं कि इब्राहिम के पास फौज भले ही बड़ी हो, लेकिन युद्ध के मैदान में चाले चलना, सेना को संभालना,
इसका अनुभव उसे कम था। अच्छा, तजुर्बे की कमी। हाँ, तजुर्बे की। और फिर आई अप्रैल 1526 की वो सुबह, पानीपत का मैदान। बाबर अपने संस्मरणों में लड़ाई का जो नक्शा खींचते हैं वो कमाल का है। हाँ, बहुत जीवंत वर्णन है। कैसे उन्होंने दुश्मन को किनारों से घेरा, मतलब फ्लैंकिंग मनूवर। जी। कैसे तोपखाने का सटीक इस्तेमाल हुआ, खासकर मुस्तफा नाम के तोपची के ज़र्ब जन शॉट्स का जिक्र है। ज़र्ब जिन शॉट्स, ये शायद भारी तोपों के गोलों के लिए था। हाँ, हो सकता है। वो लिखते हैं कि इब्राहिम की विशाल सेना ऐसी फंसी कि आगे पीछे हिल भी नहीं सकी और भगदड़ मच गई। पूरी तरह अव्यवस्था फैल गई। बहुत सारे कैदी और हाथी हाथ लगे। ग्वालियर के राजा विक्रमाजीत भी इसी लड़ाई में मारे गए थे। हाँ, विक्रमाजीत का अंत वहीं हुआ। पानीपत की जीत निर्णायक थी। इसके फौरन बाद बाबर ने आगरा पर कब्जा किया और इब्राहिम लोदी की हवेली को अपने रहने के लिए चुना। अच्छा, लोदी की हवेली में। जी। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है, जो बाबर के इरादों को और स्पष्ट करती है। स्रोत बताते हैं कि हिंदुस्तान पर कब्जा करने की उनकी इच्छा कोई नई नहीं थी। अच्छा। बल्कि 910 हिजरी यानी लगभग 1504 ईस्वी से ही उनके मन में थी, जब उन्होंने काबुल जीता था। अरे, मतलब काफी पहले से सोच रहे थे। बिल्कुल। ये दिखाता है कि ये महज एक संयोगवश मिली जीत नहीं, बल्कि एक लंबे समय से पाले गए मंसूबे का नतीजा था। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जो हमारे श्रोताओं को शायद बहुत पसंद आएगा। हिंदुस्तान पर बाबर के अपने अवलोकन। हाँ, ये सब वाकई मजेदार है। ये सिर्फ जंग और सियासत की बातें नहीं हैं। वो यहाँ के भूगोल को देखते हैं। कहते हैं कि ज्यादातर जमीन सपाट है, लेकिन उन्हें इस बात पर हैरानी होती है कि इतनी नदियां होने के बावजूद खेतों की सिंचाई के लिए बहते पानी, मतलब नहरों का वैसा इंतजाम क्यों नहीं है जैसा मध्य एशिया या फारस में था। हाँ, सिंचाई के तरीकों का ये फर्क उन्हें बहुत खटकता है। वो फारसी रहट यानी पर्शियन व्हील, उसकी तुलना आगरा के पास इस्तेमाल होने वाली बाल्टी से पानी खींचने की विधि से करते हैं। अच्छा। जिसे वो मेहनती और गंदा बताते हैं। गंदा क्यों? वो विस्तार से लिखते हैं कि कैसे पानी खींचने वाले बैल के रास्ते पर ही रस्सी जमीन पर लौटती है, जो गोबर और कीचड़ से सनी होती है। ओहो। ये उनकी नजर में अकुशल और अस्वच्छ तरीका था। ये तुलना दिखाती है कि वो हर चीज को अपने देखे हुए मध्य एशियाई मानकों पर परख रहे थे। हाँ, ये तो है। इसके साथ ही वो ये भी देखते हैं कि यहाँ गांव और शहर कितनी तेजी से बस जाते हैं या उजड़ जाते हैं। हाँ, क्यों? शायद इसलिए क्योंकि निर्माण सामग्री जैसे लकड़ी, मिट्टी आसानी से मिल जाती थी और निर्माण ज्यादातर स्थायी नहीं होता था। अच्छा, मतलब कच्चे मकान ज्यादा थे। जी, ऐसा लगता है। और फिर आता है यहाँ के जीव जंतुओं का वर्णन। ये तो लाजवाब है। हाथी, जिसे हिंदुस्तानी हाथी ही कहते हैं, बाबर के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र था। हाँ, हाथियों के बारे में उन्होंने काफी लिखा है। वो लिखते हैं कि ये जानवर कालपी के पश्चिम में कम, लेकिन पूरब की तरफ ज्यादा मिलते हैं, खासकर कड़ा और मानिकपुर के इलाकों में। अच्छा, इलाकों का भी जिक्र है। हाँ, कहते हैं वहाँ 30-40 गांव सिर्फ हाथी पकड़ने के काम में लगे थे। अरे वाह। वो हाथियों की समझदारी की तारीफ करते हैं और उनके आकार के हिसाब से उनकी कीमत का भी अंदाजा लगाते हैं। यहाँ तक कि उनके खाने की मात्रा की तुलना घोड़ों और ऊंटों से भी करते हैं। मतलब पूरा विश्लेषण किया है। हाँ, ये सिर्फ जानवरों का जिक्र नहीं, ये उस समय के वन्य जीवन और अर्थव्यवस्था का भी दस्तावेज है। गैंडे का वर्णन भी उतना ही विस्तृत है, जिसे वो स्थानीय नाम गर्ग से पुकारते हैं। गर्ग, हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो उसके शरीर की बनावट, खासकर उसकी खाल की तहों का जिक्र करते हैं और उस समय की एक दिलचस्प मान्यता का भी जिक्र करते हैं। क्या? कि गैंडे के सींग से बने प्याले में अगर जहर डाला जाए या उसके पास लाया जाए तो उसमें से पसीना आने लगता है। क्या बात है, ये सच था क्या? अब ये तो पता नहीं, लेकिन ये दिखाता है कि बाबर ना सिर्फ अपनी आंखों देखी बातें लिख रहे थे, बल्कि सुनी सुनाई बातों और स्थानीय मान्यताओं को भी दर्ज कर रहे थे। हाँ, ये दिलचस्प है। भले ही वो उन्हें वैज्ञानिक नजरिए से परख ना पाए हों। और ये लिस्ट तो लंबी है। बंदरों की कई किस्में, खूबसूरत मोर, रंग बिरंगे तोते। हाँ, तोतों का जिक्र तो बनता है। फिर बोलने वाली मैना और एक चिड़िया लूजा, जिसका रंग कबग-ए-दरी जैसा था। कबग-ए-दरी। हाँ, ये मध्य एशिया में पाया जाने वाला एक तरह का तीतर है। तो बाबर तुलना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, समझा। और हरगिला यानी एडजुटेंट स्टॉक, जिसके बारे में वो एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। क्या किस्सा? कि उसने एक बार 6 किलो वाला भारी जूता में गल लिया। जूता? हाँ, और दूसरी बार एक पूरी मुर्गी पंखों समेत। अरे बाप रे, ये मजाक तो नहीं? मजाक नहीं है, उन्होंने लिखा है।
फिर सारस, शामुर्ग यानी कंघी बतख, जिसके मांस को वो स्वादिष्ट बताते हैं। अच्छा, खाकर भी देखा। लगता तो यही है। और कोयल, जिसे वो हिंदुस्तान की बुलबुल कहते हैं, ये सब पढ़ते हुए लगता है कि वो एक शासक कम एक प्रकृतिवादी ज्यादा थे। यहाँ बाबर की कार्यप्रणाली देखने लायक है। वो अक्सर जानवरों और पौधों के स्थानीय हिंदी या संस्कृत नाम लिखते हैं। हाँ, मैंने ध्यान दिया। फिर उनका तुर्की नाम भी देते हैं और फिर उनकी तुलना ट्रेमोंटाना यानी ऑक्सस नदी के पार के अपने जाने पहचाने इलाके के जानवरों या पौधों से करते हैं। बहुत व्यवस्थित तरीका है। बिल्कुल। ये सिर्फ उनकी जिज्ञासा नहीं दिखाता, बल्कि एक शासक के तौर पर शायद वो अपने नए साम्राज्य के संसाधनों को सूचीबद्ध भी कर रहे थे। उनकी नजर में हर चीज की कोई न कोई अहमियत थी। फलों का वर्णन भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। आम, जिसे वो अंबा कहते हैं, कि तो वो जी भर के तारीफ करते हैं। हाँ, आम तो भाई आम है। उसकी तुलना अपने पसंदीदा कार्दी आड़ू से करते हैं, लेकिन आम को बेहतर बताते हैं। अच्छा, आड़ू से भी बेहतर? हाँ, उसे खाने के अलग अलग तरीके, चूस कर या काट कर, दोनों का जिक्र करते हैं। उसके पेड़ों के बड़े आकार पर हैरान होते हैं। और तो और अमीर खुसरो का एक फारसी शेर भी आम की तारीफ में उद्धृत करते हैं। ऐसा लगता है आम ने उनका दिल जीत लिया था। बिल्कुल। फिर केले की कई किस्मों का जिक्र है। हाँ, केले भी। इमली, महुआ, जिसके फूलों से शराब और लकड़ी के उपयोग का जिक्र है। कटहल, जिसे वो अजीब लेकिन स्वादिष्ट फल बताते हैं। करौंदा, पनियाला, इन सब के नाम, स्वाद और उपयोग वो दर्ज करते हैं। पूरी लिस्ट बना रखी है। हाँ, ये सिर्फ फलों की सूची नहीं, ये हिंदुस्तान की कृषि और खाद्य संस्कृति का भी एक स्नैपशॉट है उस जमाने का। ताड़ के पेड़ों का भी जिक्र है, खजूर और वो ताड़ जिससे ताड़ी बनती है। ताड़ी का भी जिक्र है। हाँ, ताड़ी यानी ताड़ के पेड़ का फर्मेंटेड रस, जिसे वो खजूर की शराब से ज्यादा नशीला बताते हैं। अच्छा, मतलब अनुभव भी किया? लगता तो यही है। ये दिखाता है कि वो स्थानीय पेय पदार्थों को भी आजमा रहे थे और उनका विश्लेषण कर रहे हैं। खट्टे फलों की भी पूरी रेंज है। तुरंज, संतरा मतलब ऑरेंज, जिसके हिंदुस्तान में उगने या बाहर से आने पर वो थोड़ी बहस भी करते हैं। हाँ, मैंने पढ़ा वो। करना, एक तरह का बड़ा नींबू, और अमलबीद, एक और सिट्रॉन वैरायटी। अमरबीद? हाँ, जिसके बारे में एक अविश्वसनीय बात कही जाती थी कि उसका तेजाब इतना तेज होता है कि सुई को भी गला दे। अरे, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, लगता तो है। लेकिन बाबर की ये दिलचस्पी सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं थी। वो पौधे के रूप, उसके उपयोग, पेड़ की बनावट, हर पहलू पर ध्यान दे रहे थे। ये वाकई एक वनस्पति शास्त्री जैसा दृष्टिकोण है। फूलों को भी नहीं बख्शा। जासून यानी गुड़हल, कनेर, जिसे वो सुंदर तो बताते हैं पर उसके जहरीले होने का इशारा भी करते हैं। हाँ, कनेर जहरीला होता है। चंपा और केवड़ा, जिसकी तेज खुशबू का जिक्र है। हर चीज को इतनी बारीकी से दर्ज करना, ये उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है। और सिर्फ प्रकृति ही नहीं, उन्होंने भारतीय समय गणना की प्रणाली पर भी गौर किया और उसे दर्ज किया। हाँ, वो घड़ी और पहर वाला। जी, घड़ी जो दिन और रात में मिलाकर 60 होती थीं, यानी एक घड़ी करीब 24 मिनट की। पहर दिन में 4, रात में 4, यानी एक पहर 3 घंटे का। पल, एक घड़ी में 60 पल। काफी जटिल प्रणाली लगती है। उन्होंने पानी से चलने वाली घड़ी यानी क्लेप्सिड्रा का भी वर्णन किया और बताया कि कैसे हर पहर और घड़ी पर घंटा बजाकर समय की सूचना दी जाती थी। अच्छा, घंटा बजता था? हाँ, जिससे रात में भी समय का पता चल जाता था। ये दिखाता है कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजपाट या प्रकृति तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वो समाज के कामकाज के तौर तरीकों को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। तो हिंदुस्तान में अपनी जगह पक्की करने के बाद बाबर ने औपचारिक रूप से पादशाह की उपाधि धारण की। जी हाँ, पादशाह। ये सिर्फ सुल्तान से बड़ा एक शहंशाह या एम्परर के बराबर का रुतबा था। लेकिन चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं। बिखरे हुए अफगान सरदार अभी भी सिर उठा रहे थे और पश्चिम में एक बड़ी राजपूत शक्ति मेवाड़ के राणा सांगा एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहे थे। हाँ, राणा सांगा एक बहुत बड़ी चुनौती थे। बाबर ने राणा सांगा के साथ मिलकर इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ने की एक योजना का भी जिक्र किया है, जो परवान नहीं चढ़ी। हाँ, वो योजना सफल नहीं हो पाई। इसी दौर में एक बेहद खतरनाक घटना घटी जिसने बाबर की जान जोखिम में डाल दी। इब्राहिम लोधी की मां द्वारा उन्हें जहर देने की कोशिश। हाँ, ये बहुत ही सनसनीखेज वाकया है। बाबर ने खुद एक लंबे पत्र में इसका पूरा ब्यौरा दिया है। क्या हुआ था उसमें? उन्होंने बताया कि कैसे इब्राहिम की मां ने एक बावर्ची और कुछ नौकरानियों को मिला लिया, खाना चखने वाले शाही अधिकारी जिन्हें चश्नीगीर कहते थे। हाँ, टेस्टर। जी, उसके जरिए जहर, शायद संख्या था, रोटी पर छिड़का गया। बाबर ने थोड़ा खाया, लेकिन उन्हें स्वाद कुछ अजीब लगा और तबीयत बिगड़ने लगी। ओह! उन्होंने फौरन उल्टी की,
जिससे जान बच गई। जांच में सारा मामला खुला और दोषियों को सजा दी गई। बाल बाल बचे मतलब। बिल्कुल। ये घटना उस दौर के महलों में चलने वाले जानलेवा षड्यंत्रों और बाबर के सामने मौजूद खतरों को उजागर करती है। इसके बाद एक और बड़ा मोड़ आया खानवा की लड़ाई से ठीक पहले, फरवरी 1527 में। हाँ, खानवा से पहले। राणा सांगा की विशाल सेना का सामना करने से पहले बाबर ने एक नाटकीय कदम उठाया। उन्होंने शराब पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था उनके लिए। हाँ, उन्होंने अपने सोने चांदी के शराब के प्याले तुड़वा दिए, शराब की सुराहियां जमीन पर उड़ेल दी और पूरी सेना के सामने तौबा की। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक चाल भी थी शायद। हाँ, इसका असर सेना पर पड़ा होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए एक जोरदार भाषण दिया जिसमें जीवन और मृत्यु पर फारसी के शेर पढ़े और इस लड़ाई को इस्लाम के लिए एक पवित्र युद्ध यानी जिहाद का रंग देने की कोशिश की। हाँ, उन्होंने मजहबी जोश भरने की कोशिश की। खानवा की लड़ाई जो मार्च 1527 में हुई, बाबर के लिए पानीपत से भी ज्यादा कठिन साबित हुई। अच्छा, पानीपत से भी ज्यादा? हाँ, क्योंकि राणा सांगा एक अनुभवी योद्धा थे और उनकी सेना में कई राजपूत राजा शामिल थे। बाबर के अपने वर्णन में, जो शायद उनके दरबारी शेख जैन वारा लिखे गए फतहनामा यानी विजय वृत्तांत पर आधारित हैं, इस लड़ाई को स्पष्ट रूप से जिहाद कहा गया है। इसमें फिर से गाड़ियों की रूमी, किलेबंदी और तोपखाने का जिक्र है। उस्ताद अली कुली और मुस्तफा दोनों तोपचियों की भूमिका अहम थी। फिर से वही रणनीति जी। राजपूतों ने बहुत बहादुरी से हमले किए, लेकिन बाबर की रणनीति और तोपखाने के सामने टिक नहीं पाए। इस जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी, हाँ, जिसका मतलब होता है काफरों यानी गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा। ये जीत उत्तर भारत में मुगल सत्ता की स्थापना के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। लेकिन बाबर सिर्फ लड़ ही नहीं रहे थे। आगरा में जमने के बाद उन्होंने निर्माण कार्य भी शुरू करवाए। हाँ, ये भी एक अहम पहलू है। हिंदुस्तान की भीषण गर्मी, तेज हवा और धूल से वो परेशान थे, इसलिए उन्होंने आराम के लिए हमाम यानी तुर्की शैली के स्नानागार बनवाए। हमाम? अच्छा। और सबसे बढ़कर उन्होंने व्यवस्थित बाग लगवाए, 4 बाग शैली में। 4 बाग? हाँ, जो एक फारसी तरीका था जिसमें बाग को 4 हिस्सों में बांटा जाता था। इन्हीं में से एक बाद में रामबाग कहलाया। स्थानीय लोगों के लिए ये इतने नए और अनोखे थे कि उन्होंने उस इलाके को ही काबुल कहना शुरू कर दिया। अरे, मतलब आगरा में काबुल? हाँ, मानो वो हिंदुस्तान में काबुल ले आए हों। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं और एक मस्जिद भी बनवाई। ये दिखाता है कि वो सिर्फ विजेता नहीं, बल्कि इस जमीन पर अपनी छाप भी छोड़ना चाहते थे। उनकी निर्माण और वास्तुकला में रुचि ग्वालियर किले के दौरे के वर्णन में भी दिखती है। हाँ, ग्वालियर का किला। वो सिर्फ किले की मजबूती नहीं देखते, बल्कि वहां के मानसिंह महल की सुंदरता, हाथी पुल दरवाजे की बनावट, तेली मंदिर जैसे पुराने मंदिरों की वास्तुकला। तेली मंदिर? हाँ, और उर्वा घाटी में चट्टानों को काटकर बनाई गई विशाल जैन मूर्तियों का भी विस्तृत जिक्र करते हैं। ये उनकी सौंदर्य दृष्टि और विभिन्न शैलियों की वास्तुकला के प्रति सम्मान को दर्शाता है। वाकई। लेकिन अभियान रुके नहीं। जनवरी 1528 में चंदेरी के मजबूत किले पर कब्जा किया गया। हाँ, चंदेरी का अभियान। वहां के राजपूत शासक मेदिनी राव और उनके साथियों ने हार निश्चित देखकर जौहर जैसी रस्म निभाई। स्रोत इसे काफिरों का खुद को मारना कहता है। हाँ, जौहर, बहुत दुखद। जिसमें पुरुष युद्ध में मारे जाते थे और महिलाएं आग में कूद जाती थीं। बाबर ने वहां जीत की निशानी के तौर पर मारे गए दुश्मनों के सिरों का एक स्तंभ बनवाया। सिरों का स्तंभ? हाँ, ये उस युग की क्रूरता का एक उदाहरण है जो बाबर के व्यक्तित्व के दूसरे पहलुओं के साथ मौजूद थी। जी, ये पहलू भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पूर्व में भी गंगा के पार अफगानों के खिलाफ अभियान जारी रहे। अच्छा, पूरब की तरफ भी? हाँ, जिसका नतीजा मई 1529 में घाघरा की लड़ाई के रूप में सामने आया। ये बाबर की हिंदुस्तान में लड़ी गई आखिरी बड़ी लड़ाई थी। घाघरा की लड़ाई। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ कूटनीतिक संबंध भी बनाए। ये सब दिखाता है कि वो अपने नए साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित और सुदृढ़ करने में लगातार लगे हुए थे। और इन तमाम बड़ी घटनाओं के बीच हमें उनके निजी जीवन की झलकियां भी मिलती रहती हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे उनका बीमार पड़ना, तेज बुखार आना, लेकिन उस हालत में भी रुबाइयां लिखना। रुबाइयां? कविता? हाँ, रुबाई 4 पंक्तियों वाली फारसी कविता होती है। अपने बेटों, खासकर हुमायूं और कामरान को लिखे उनके पत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, वो पत्र तो काफी मशहूर है।
उनमें वो शासन चलाने, प्रशासन संभालने और व्यक्तिगत आचरण पर नसीहतें देते हैं। हुमायूं को तो वो उसकी गंदी और अस्पष्ट लिखावट के लिए डांटते भी हैं। अच्छा, डांट भी पड़ती थी। हाँ, इन पत्रों से ये भी पता चलता है कि उन्होंने काबुल को शाही खास संपत्ति मतलब क्राउन डोमेन बनाने का इरादा जाहिर किया था। और अंततः 1529 में काबुल से उनके परिवार का एक बड़ा हिस्सा, जिसमें उनकी प्रमुख पत्नी महिम बेगम भी शामिल थीं, आगरा पहुंचता है। हाँ, परिवार आ गया आखिरकार। जी, ये घटना उनके जीवन में शायद कुछ स्थिरता लाई होगी, लेकिन उसी दौरान एक बड़ी तोप ढालने का आदेश देना, तोप? हाँ, ये भी याद दिलाता है कि एक शासक के तौर पर उनकी सैन्य तैयारियां कभी नहीं रुकीं। व्यक्तिगत जीवन और शाही जिम्मेदारियां साथ साथ चलती रहीं। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? मतलब बाबर के ये संस्मरण हमें सिर्फ उनकी जीतों और हारों का हिसाब नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें 16वीं सदी के हिंदुस्तान की एक अनोखी तस्वीर दिखाते हैं, एक बाहरी लेकिन बेहद जिज्ञासु नजर से। यहाँ के लोग, पेड़ पौधे, जानवर, रीति रिवाज, जमीन, सब कुछ उनकी कलम से जिंदा हो उठता है। सही कहा। साथ ही हम एक जटिल इंसान को देखते हैं, एक योद्धा, एक कवि, एक प्रकृति प्रेमी, एक शासक, एक पिता। हाँ, कई रूप हैं उनके। ये दस्तावेज हमें उस बदलाव के दौर में एक अहम शख्सियत के मन और दुनिया को समझने का एक बेमिसाल मौका देता है। बिल्कुल सही। बाबरनामा का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ घटनाओं के वर्णन में नहीं, बल्कि उस सांस्कृतिक और प्राकृतिक दुनिया को दर्ज करने में भी है, जो शायद हमेशा के लिए बदल गई। हमारे सुनने वालों के लिए इसमें अनगिनत आहा क्षण हैं, जहां सिर्फ जानकारी नहीं मिलती, बल्कि संदर्भ और गहराई भी मिलती है। हाँ, सोचने पर मजबूर करती हैं कई बातें। बिल्कुल। बाबर का लेखन हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति नई दुनिया को देखता है, उसे समझता है और उसे अपनी कल्पना और इच्छा के अनुसार ढालने की कोशिश भी करता है, चाहे वो बाग लगाकर हो या नई शासन प्रणाली स्थापित करके। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये इतिहास बनते हुए देखने जैसा है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को हम एक विचार के साथ छोड़ते हैं। जी। बाबर ने हिंदुस्तान को जितनी बारीकी से देखा और यहाँ के माहौल को बदलने के जो शुरुआती प्रयास किए, जैसे बाग लगाना, कुएं खुदवाना, नई इमारतें बनवाना, अगर उनका शासनकाल और लंबा चलता, हाँ, और उन्हें अपनी योजनाओं को पूरी तरह लागू करने का मौका मिलता, तो आज हिंदुस्तान का सांस्कृतिक और भौतिक परिदृश्य शायद कितना अलग होता। सोचने वाली बात है।